वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने तब्दीली वफाकी हुकूमत में तब्दीलियां एक मरतबा फिर नजर आ रही हैं। हुकूमत ने वफाकी वजीर ख़जाना हफीज़ शेख को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। साथ ही हफीज़ शेख की जगह हम्माद अजहर को वजारत ख़जाना का कलमदान दिया जाएगा, ये बात आ रही है सामने। और ये भी बताया जा रहा है कि हफीज़ शेख आज अपने दफ्तर भी नहीं आया, जबकि उनको हटाने का नोटिफिकेशन भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ माशी पॉलिसियों और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से काबीना में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। शेख रशीद साहब ये कह चुके हैं ख़ास तौर पे कि जी तब्दीलियाँ तो होती हैं और तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, वो पहले भी ये मुतनब्बे कर चुके हैं। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि शायद शिबली फराज साहब जो कि कह रहे थे कि किसी न किसी को तो किसी न किसी के सर तो जाएगा ये महंगाई का और इस सारे मामलात का मलबा, तो उन्होंने अपना बकरा शायद ढूंढ लिया और वो हफीज शेख की सूरत में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की नई हिकमत अमली सामने आती है। मरीम नवाज के बजाय हमजा शबाज से जी राब्ते बढ़ाने के फैसले नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने जो किया वो पार्लिमानी उसूलों के खिलाफ है, आज शाहिद खान अब्बासी कह रहे थे। साथ ही इमरान खान को हटाने वाले खुद पीछे हट गए हैं। मरियम और मौलाना को अल्लाह सेहत दे, शेख रशीद साहब ने यह भी कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि पीडीएम में इख्तिलाफ ना हुकूमत की कामयाबी है ना हुकूमत का इसमें कोई हाथ है। क्या आया ऐसे ही है? ये तो अपोजिशन से आज पूछेंगे। साथ ही जी जावेद लतीफ़ साहब ये बता रहे थे कि ईद के बाद इज्तिमाई रैलियां मुनक्किद करेंगे। इज्तिमात पे भी बात हो रही है। सियासी जमातों के इख्तिलाफ होते रहते हैं, क्या वाकई ऐसा है या फिर इस इख्तिलाफ का मामला कुछ और है? क्योंकि ये भी हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त ट्विटर पैगाम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस चेंजेस के हवाले से हुकूमत के ये कहा है कि पीटीआई आईएमएफ के वजीर को ओहदे पर काम जारी रखने के लिए सेनेट में जीत दरकार थी, जिसे उनकी शिकस्त ने नामुमकिन बना दिया है। ये भी उन्होंने टॉन्ट मारा है कि वजीर खजाना की बरतरफी दरअसल पीडीएम की कामयाबी है। अब हुकूमत अपनी नाकाम पॉलिसी की वजह से होने वाली बदतरीन महंगाई का एतराफ कर रही है। पार्लिमानी सियासत इस हुकूमत के खिलाफ सबसे ज्यादा मौसर साबित हुई है। तो पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि ये जीत हुई है पीडीएम की और उनकी अपने सारे स्टेप्स लेने की। क्या वाकई ऐसे? इस पे बात करेंगे। मेरे पास मौजूद पैनल है जी। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं राबिया असफर साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, मेंबर सिंध नहीं है। आपको खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया राबिया फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे इस्माइल राहू साहब हैं, सूबाई वजीर सिंध हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगी इस्माइल राहू साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगी जी माइजा हमीद, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू माइजा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू रिजा फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मैं माजरत के साथ कहना चाह रही थी कि वो नेशनल असेंबली का सेशन था तो मैं आपके साथ लाइव नहीं हो सकी। नहीं ठीक है, वो हमें मालूम है कि आप उधर फंसी हुई थी, वो आपके पीए ने हमें कोऑर्डिनेट कर दिया था। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। हम स्टार्ट करें। मैं सबसे पहले हुकूमत का मौक़िफ़ ले लूँ आज की तब्दीली पे, फिर आपकी तरफ आती हूँ। राबिया, चेंजेस हो रही हैं, दोबारा से हम देख रहे हैं मादजर साहब इन हो रहे हैं, हफीज़ शेख साहब बाहर जा रहे हैं, आखिरकार क्या वजह है? और क्या ये बात सच है कि शिबली फराज साहब चूँकि ढूंढ रहे थे कोई बकरा के तब्दीली के जो मनफी असरात थे, यानी कि जो माशी पॉलिसियाँ थी जिससे काबीना में भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, साथ ही जो महंगाई का बार था वो अब हफीज़ शेख साहब के सर करके उनको आउट किया जा रहा है? अम, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये रिदा के प्रोसेस का पार्ट होता है पॉलिटिकल प्रोसेस का कि आपको अपने डिसीजंस को रिव्यू करना होता है बेस्ड ऑन दी प्रिवेलिंग आवाज सिचुएशन। नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, वो मैं अभी कहती हूँ टेक्निकली के आवाज़ जानी चाहिए माइजा को। दानियाल, ये आप मेक श्योर करें जी। जी, तो प्रिवेलिंग सिचुएशंस जो हैं एट हैंड उसके बेसिस के ऊपर हुकूमत अपने फ़ैसले लेती है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पॉलिसी, मतलब आप पास्ट में देख लीजिए, हफीज़ शेख साहब ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में हैं या आप कह सकते हैं कि भलाई फैक्टर के पर्सपेक्टिव से हैं। सो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कम्प्लीटली जी ये एक परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू है। और मैं ज़्यादा इसको, क्योंकि आज ही फैसला आया है, ऑब्वियसली हमें जो स्पोक्स पर्सन है उनका स्टेटमेंट का वेट करना चाहिए। बट सर्टनली जो एक लीगल जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस के ऊपर इस रोल को किसी ना किसी कैबिनेट के मेंबर को, क्योंकि वो जारी तो नहीं रख सकते थे अपनी सर्विस को पोस्ट जून आई थिंक, तो इस वजह से भी किसी और को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। एंड हमाद इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन एंड सर्टनली वो इस गैप को फिल करेंगे। पॉलिसीज़ की जहाँ तक बात है कि उसके अंदर
इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस जिसमें आप अपने फ़ैसलों को रिव्यू करते हैं और हालात को देखते हुए उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो इसी तरीके से अगर वक्त की ज़रूरत के हिसाब से जो जो पॉलिसीज़ रिव्यू की जाएंगी उसमें चेंजेस की ज़रूरत होंगी तो वो की जाएंगी। उसमें कोई भी फ़ैसला ये नहीं होता कि नहीं जी ये बस 5 साल तक या 6 साल तक इससे हिला नहीं जाएगा। सो दैट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोसेस। इसमें कोई ऐसा मुझे मेजर ग्लिच लेकिन नज़र नहीं राबिया हम आती। ये सुन रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग जो कि पहले भी उनको वो वजारतें दी गई थी, अब वापस से उनको इन किया जा रहा है, जबकि अगर उनकी इलेक्शन, जैसे कि अब जरा ये बता रहे हैं तवानाई का शोबा वापस असद उमर साहब को दिया जा रहा है, तो अगर इस तरह की चीज़ें आएंगी तो आपको नहीं लगता कि क्या ये जो डिसीजंस कौन ले रहा है, और अगर वजीर आजम साहब खुद ले रहे हैं तो क्या उनकी जो टीम है वो उस तरह से नहीं डिलीवर कर पा रही है जिस तरह से करना चाहिए था? देखें, पेट्रोलियम के हवाले से तो असद उमर साहब ने बहुत ही क्लियरली एक स्टेटमेंट आके दिया ना, उसमें कोई शक व शुबे की बात ही नहीं है कि एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, प्राइस पर्सपेक्टिव से उसको रिव्यू करना है। तो जब एथिकली तो बनता नहीं है ना कि अगर आप किसी इन्वेस्टिगेशन या किसी डिटेल एग्जामिनेशन से गुजरना हो आपको, तो उस दौरान आप ओहदे पे बैठ के मज़ीद डिसीजंस ले रहे हो। तो ये तो मुनासिब बात है ना कि अगर आपके हवाले से कोई इश्यूज़ हैं या कोई गैप्स हैं जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है तो तब तक आप ठीक है। अपने ओहदे से साइड पर हट जाएं, और जब वो इन्वेस्टिगेशन आपकी कंप्लीट हो जाए तो फिर आप अगर क्लियर हैं तो वापस आ जाएंगे, नहीं क्लियर होंगे तो somebody else will take that ठीक position। है, ठीक बट है, एक चीज़ मैं ज़रूर रिदा इसमें हाँ, कहूँगी कि देखें, हाँ, हमारी हुकूमत के पास ये हिम्मत है हाँ, कि हम अपने फैसलों को रिव्यू करने की सकत रखते हैं, ठीक है, ओके। और जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो भी करने की हिम्मत रखते हैं। ये ढोल पीटना हमें नहीं आता कि नहीं जी अगर कोई गलती किसी वक्त हो भी गई है या कोई डाउट भी है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर परसिस्टेंटली जो है वो इंसिस्ट करते रहें जस्ट बिकॉज के एक पास्ट में फैसला ले लिया गया। तो रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल ठीक प्रोसेस। है, रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, मैं इस्माइल राव साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। बिलावल साहब ट्विटर पे एक्टिव हुए हैं, इस वक्त रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सारे मामले पे जो हुकूमत में बरतरफियां हो रही हैं या फिर तब्दीलियां तकर्रुरियां हो रही हैं। कह रहे हैं कि पीडीएम की जो है ये कामयाबी है। साथ ही कह रहे हैं कि सेनेट में जीत दरकार थी, सेनेट का मामला भी दोबारा उठा दिया है। मैं पढ़ चुकी हूँ, आप ट्विटर पे यकीनी तौर पे देख भी चुके हैं चेयरमैन साहब ने जो कहा है। तो आप ये किस तरह से समझ रहे हैं कि ये है, क्योंकि यहाँ तो ये एक्सपेक्टेड था वफाकी काबीना में, तो हम देख रहे थे, सुन रहे थे 3-4 महीनों से कि जी शफलिंग होनी है, और जो वो ये कह रही हैं कि रिव्यू करने की सकत भी रखते हैं और फैसले कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि जी किसी एक को ही बिठाया जाए और वही कंटिन्यू करे सारे फैसले। देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो अपना पार्ट जो है वो प्ले करते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी और ट्विटर पे भी। तो ये तो हम इसलिए कहते हैं कि पहले दिन से ही जब ये हुकूमत बनी थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस उसी में यही रहा कि जो इमरान खान अपना दावा करते थे और जो कहते थे कि जी मैंने सारा होमवर्क किया हुआ है, मेरी टीम बनी हुई है, मैंने शेडो कैबिनेट बनाई हुई है, जो पहले तकरीरों में कहा जाता था, अपोजिशन में जब थे तो तब जब कहा जाता था तो हमने तो सारा होमवर्क किया हुआ है, हमने तो सारी तैयारी की हुई है, इनको कुछ पता नहीं है जो बैठे हुए हैं। मेरे पास ऐसी टीम है कि वो 90 दिन के अंदर 90 दिन का दिया गया था, 100 दिन का टाइम, कहीं 100 दिन के अंदर अंदर जो है वो हम तब्दीली ले आएंगे और सब कुछ जो है वो मामलात हल हो जाएंगे। तो इसलिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो दूसरी अपोजिशन की जमायतें थी वो सब कहती थी कि इनके पास कोई टीम नहीं है, इनके पास कोई होमवर्क नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये अब देखें फ्रीक्वेंटली फैसले हो रहे हैं ना, अब इतनी तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं। या अब क्या हुआ, जैसे वो नदीम बाबर को हटा दिया, तेल का मामला इतना खरबों रुपए की उसमें जो गबन हुआ, करप्शन हुई, यानी तेल सस्ता हो गया तो गुम कर दिया गया। बिल्कुल ही 1 माह के अंदर किसी पेट्रोल पंप पे तेल मुहैया नहीं हो रहा था, लोग तरस रहे थे कि तेल कहाँ गया, गुम हो गया। फिर जब और महंगा भी इतना ज़्यादा कर दिया गया एक ही जंप में, जब महंगा क्या गया तो फिर तेल आ गया। अब जाके हम उस वक्त भी कह रहे थे कि भाई ये तो ज़्यादती है, ये तो जुल्म है, ये तो सारी स्ट्रेटजी प्लानिंग के तहत सारा आपने किया हुआ है, ये घपला है सारा, ये अवाम का खरबों रुपये का पैसा आपने लूटा है। और उस वक्त भी दिफा किया गया था, क्या था, क्या अपनी टीम की इमरान खान और उसकी पूरी टीम कर रही थी, उसकी जो है कि जी नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये है, लेकिन वो बात साबित हुई। लेकिन हुआ क्या, एक बंदे से हटाने से क्या वो अवाम का जो खरबों रुपये का पैसा लूटा गया,
या जो एक महीने एक पूरे माह का जो तेल की तरसील बंद रही, उसके लिए जो पूरा मुल्क मुतासर हुआ, अवाम परेशान हुए, लोग परेशान हुए, काम बंद हुआ, मुआशी और इकोनॉमी एक्टिविटीज खत्म हो गई, तो उसका कोई तदारक हुआ, क्या हुआ, किसको सजा दी गई? हटाना, ये तो कोई, ये तो फिर ये तो कहते हैं कि जी ये तो मामूल की बात है, तो ये तो फिर मामूल की बात हुई। किसको क्या हुआ? चीनी का स्कैंडल इतना सारा हुआ, चीनी का वो क्या हुआ, कई कमीशनें बनी, कई रिपोर्टें बनी, कुछ हुआ, क्या हुआ, कुछ पता हुआ? वही खुसरो बख्तियार साहब बैठे हैं, वही टीम बैठी हुई है, वही सारा काम चला रही है। आटे का स्कैम हुआ कि जी कहा गया कि जी गंदम हमारे पास जी वो सरप्लस है, फिर जी वो फीड मिल्स को दे दी गई, बजाय लोगों को खाने के फ्लावर मिल्स को और चक्कियों को देने के बजाय फीड मिल्स को दे दी गई। उसके बाद जी इतनी ज़्यादा है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद जी फौरन आ गया कि जी गंदम की तो किल्लत है ही नहीं हमारे पास, बहरान हो गया गंदम का, और वो फिर जी इंपोर्ट हो रही है। उसका क्या हुआ? फिर पिछले साल, ये तो उससे अगले साल की बात है, फिर पिछले साल अभी गंदम का फसल उतरा है, यानी 2 महीने के अंदर पूरी गंदम जो 1,95,00,000 टन गंदम पैदा हुई पंजाब के अंदर, वो 2 महीने के अंदर गुम हो गई। पूरी पंजाब की कंजम्पशन कितनी है? 11 लाख टन एक महीने की है, एक माह की कंजम्पशन है पंजाब की। आप कर लें, जो खरीदी गई, हुकूमत ने खरीदी या पास्को ने खरीदी, वो सब आप अच्छा, फिगर्स निकाल लें। तो अच्छा, ये चलें, ये सारी बातें तो हमें ये पता है। करना, ये तो इसलिए हम हाँ। कहते हैं कि ये जो अपोजिशन का मौकफ है, उसी की फतह है कि इसकी खान साहब के पास कोई टीम नहीं, नहीं लेकिन है, एक वजीर बात है आजम ना, के पास आज कोई टीम आज नहीं जो है, और इसका जिम्मेदार खुद वजीर आजम है। अच्छा ये चलें, जो कुछ हो रहा है, ये फेल्योर वजीर आजम का, चलें, किसी अच्छा ये एरा वजीर गेरा आजम है ये आप जिम्मेदार। चेंज कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं चेंज करने से, लेकिन ये बता दें कि जो अभी चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया है, तो क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है? अभी भी पीडीएम का कह के जो किया है ट्वीट, किसने कहा नहीं है पीडीएम का हिस्सा? एक ऑपोजिशन किसने लीडर कहा? के मामले पे सेनेट पे जो देखें मामला हुआ है देखें सारा, देखें, और जो शायद पीडीएम खकान अब्बासी पीडीएम साहब भी आज पीडीएम कह रहे हैं। पीडी हाँ, पीडीएम अपनी जगह पे मौजूद है। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है, पीडीएम अभी तक है। जो इश्यूज हैं, जो मामला आते हैं, जरूर नून लीग तो कह रही है हमने पार्लिमानी उसूलों के मुझे खिलाफ बात किया करने है। दें, हाँ, जो जरूर डेडलॉक अपनी जगह पे मौजूद है। हाँ, जरूर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हुई हैं या बातें की गई हैं जो बातें नहीं होनी चाहिए थी, हाँ, लेकिन जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि जहां जो फोरम होगा, जो प्लेटफॉर्म होगा, हम बात करेंगे। जब पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जब इजलास बुलाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शरीक होगी। उसका ठीक। जो व्यू पॉइंट होगा, जो अपना मौकूफ होगा, जो स्टांस होगा, जो बात करनी होगी, हम वहां करेंगे। अच्छा चलें, जो बात करनी होगी वहां करेंगे। चलें, मैं माइजा की तरफ भी जाती हूँ। माइजा, आप यकीनी तौर पे सारी चीजें सुन रही हैं, मुझे बताएं आप किस तरह देखती हैं आज जो ये शफलिंग हो रही है, और साथ ही काबीना में तहफ़्फ़ुज़ात तो थे ही माशी पॉलिसी और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से, और ख़ास तौर पे आज जो शायद खकान अब्बासी साहब ने कहा है पार्लिमानी उसूलों के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने जो किया है, साथ ही अभी जो ट्वीट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, क्या वाकई ये पीडीएम की जीत हुई है हफीज शेख साहब को जो हटाया है हुकूमत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के तवाफ़ुक़ से मैं कहना चाहूँगी कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो प्लीज़ प्रिकॉशनरी मेजर्स लें और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने बुजुर्गों को जो है पर्टिकुलरली वो वैक्सीनेशन लगाएं, और घर से बाहर निकलने जब गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही इस सिलसिले में, तो आप अपनी प्रोटेक्शन खुद करें। दूसरा जो है, आज शब बारात है, तो सबको मुबारक हो, अल्लाह मियाँ सबकी दुआएं कबूल करे। आमीन जो आप आमीन। बात कर रही है, हाँ, जो आप बात कर रही हैं कैबिनेट की रीशफल की, उसमें देखें जी, इन्होंने जो मेरे कॉलीग हैं अभी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनसे 100% एग्री करती हूँ कि इन्होंने वादा किया था कि ये 100 दिनों में तब्दीली लाएंगे, और इन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ है ताकि ये अवाम को कराना फौरी तौर पे रिलीफ दें। तो पीएमएलएन की हुकूमत जाने के बाद जो सिलेक्टेड आया, उसने तो 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के वादा किया था, तो वो तो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद जो है महंगाई का बम जो है वो अवाम पे गिरता जा रहा था। उसके बाद जो है पेट्रोल प्राइसेस जो है वो भी जो है अवाम के ऊपर जो है सारा बोझ उसका आ रहा है। आए रोज जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं,
गंदम की चोरी जो हो रही है वो आपके सामने है, चीनी की चोरी जो हो रही है वो आपके सामने है, दवाइयों की जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं वो आपके सामने है, रोजमर्रा की अशिया की जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही है। सो बेसिकली भी नाअहल हुकूमत है, और नाअहल हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है से ज़्यादा वो यही कर सकती है कि कैबिनेट की रीशफल कर दे। रीशफलिंग से कोई फ़ायदा नहीं होना, और रीशफलिंग से सिर्फ ये अवाम के आंखों में मिट्टी झोंक रहे हैं। बात ये है कि इनकी टीम है ही ना जो नाअहल है, और ये नाअहल टीम जो है ना अब पहले परफॉर्म कर पा सकी थी, ना अब परफॉर्म करेगी। ये रीशफल का मतलब क्या है, कौन सा नए लोग आ रहे हैं, कौन से टेक्निकल नो हाउ के लोग आ रहे हैं, वही लोग हैं, उनको आगे पीछे किया जा रहा है, और सिलेक्टेड साहब को खुश किया जा रहा है कि जी अब कोई बेहतर लोग आएंगे और बेहतर मिनिस्ट्रियाँ चलाएंगे। मुझे बताया जाए ना कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो प्राइसेस बढ़ी तो आवाम का नुकसान हुआ ना, तो कैबिनेट रीशफल से क्या होगा, कैबिनेट रीशफल से क्या पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगी आवाम के लिए, क्या बिजली की कीमतें जो बढ़ रही हैं वो कम हो जाएंगी, जो आवाम का चूल्हा ठंडा हुआ है वो जो है वो वापस आ जाएगा। ऑब्वियसली पीडीएम की सक्सेस इसको समझा जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि ये जो है ये सिर्फ आवाम को जो है वक्ती तौर पे जो आवाम चीख रही है, चिल्ला रही है, उसको जो है चुप कराने के लिए कैबिनेट की रीशफल हो रही है, और रीशफलिंग से कोई फायदा नहीं होना। अभी जो स्टेट बैंक का बिल आ रहा है वो इतना खतरनाक बिल है जिसको कैबिनेट ने 15 मिनट में पास किया है। उसका वो किस तरह पास हुआ, किसके इंटरेस्ट में पास हो रहा है, किन लोगों के फायदे में जा रहा है, ये चीजें जो है ये सारे काबिले गौर है। हाँ, नहीं तो इस पे मैं मैं ये इस समझती हूँ कि हाँ मैं इस पे बात करती हूँ आपसे। साथ ही मैं ये भी पूछूंगी, हुकूमत तो नालायक थी, ये बात तो आप लोगों ने शुरू दिन से कहा हुआ था ना, लेकिन आप लोगों की नज़र में तो आप लोगों ने पीडीएम फॉर्म की, लेकिन पीडीएम में भी हमने देखा ना इख्तलाफात हो गए। इसका मैं जवाब लूंगी। साथ ही ये जो आप बात कर रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है आईएमएफ के हवाले से, उस पर मैं राबिया से जो है रिस्पॉन्ड भी लूंगी, लेकिन मुझे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मैं पहले राबिया की तरफ चले जाती हूँ, फिर मैं माइजा की तरफ भी जाऊंगी। राबिया, वो जो सवाल कर रहे हैं आईएमएफ के हवाले से कि जी फौरन जो है वो काबीना में पास भी हो गया और बड़े खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और यकीनी तौर पे माशी पॉलिसियों के हवाले से तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ही ना। वज़ीर आज़म ख़ुद भी बड़े कंसर्न रहे हैं कि जी महंगाई को कंट्रोल करें, और अब जो ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से काबीना में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ भी हैं, लेकिन जो कौमी असम्बली में इस बात को के हवाले से ना डिस्कशन हुआ है ना कुछ हुआ है, तो ये दोनों पार्टीज को अपोजिशन को लेके चलना नहीं आप समझते थे कि जिम्मेदारी थी इस हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ा इकदाम उठा रहे थे आप लोग? आई थिंक देखें, पहली बात तो इस डिसीजन के ऊपर ये ले लेते हैं कि जी क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं। तो आई थिंक इंटरनेशनली ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में कंसिडर किया जाता है, जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो किसी भी किस्म के इन्फ्लुएंस से आज़ाद होकर फ़ैसले कर सकें। इसलिए मेरे ख्याल से स्टेट बैंक की जो रेगुलेशन एज अ रेगुलेटरी बॉडी उसका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हम जिस मॉडल में, इस बिल से पहले जो मॉडल था उसमें अगर आप देखें तो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसीजंस लेती थी, ठीक है, और वो बाउंड होते थे उन डिसीजंस को फॉलो करने के लिए। बट अगर आप स्टेट बैंक का मैंडेट देखें तो उसके मैंडेट के अंदर इन्फ्लेशन, प्राइस कंट्रोल कह रही हूँ, इन्फ्लेशन का कंट्रोल, एंड देन आपका एक्सचेंज रेट की मॉनेटरी पॉलिसी, एंड देन ऑब्वियसली और रेगुलेटरी फंक्शन आते हैं। तो जहाँ पे उनको आज़ादाना फ़ैसले करने के लिए एम्पावर होने की ज़रूरत है। ये तो डिबेट की जा सकती है कि जी आप उनको कितना फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं और वो किसके आगे जवाब देंगे, तो वो पार्लियामेंट के आगे जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि एम्पावर्ड करने का मतलब अकाउंटेबिलिटी से वो बालातर नहीं हो गए, आज भी वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल हैं। बट ये ज़रूर बात की जा सकती है, ये डिबेट की जा सकती है, और पार्लियामेंट के अंदर बिल था, बात कर लेते आके, जो अपोजिशन के मेंबर्स थे वो उसके ऊपर डिबेट कर सकते थे। ये कहना कि जी ये होना ही नहीं चाहिए, ये आईएमएफ का, तो ये जो हमारा एक रवैया हो गया है ना कि हर चीज़ को
हम कह देते हैं कि जी पाकिस्तान के डिसीजंस कोई और ले रहा है, तो ये मेरे ख्याल से इससे बाहर आ जाना चाहिए। थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ज़रूरत है आपको हमें। पता है सोशल, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, आपको पता है सोशल मीडिया पे एक मीम्स बड़ा वायरल है इस हवाले से कि 100 अरब हमने आईएमएफ के मुंह पे मारने थे, सॉरी मुझे लफ्ज इस्तेमाल करना है क्योंकि वो मुराद से इतने इस्तेमाल किया था, वो तो हमने पूरा स्टेट बैंक ही उठा के उनको दे दिया है। आई थिंक मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ हाँ ना कि जेनेरिक परसेप्शंस को चेंज करने की ज़रूरत है। मुझ जैसे लोग, आप जैसे लोग जो कि बेसिकली सब्जेक्ट को समझते हों, उनको पढ़ के आवाम को इसका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि एक ऑटोनमस बॉडी बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वो किसी भी अकाउंटेबिलिटी से बालातर हो गए। अच्छा ठीक है, ठीक है। उनके डिसीजंस जो हैं वो आप पार्लियामेंट के अंदर डिबेट किए जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आज देखें गवर्नर और स्टेट बैंक का जो डेप्यूटी गवर्नर है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री लगाती थी। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक बोर्ड है, ठीक है, एक बोर्ड का एक सूरत में एक बॉडी है जो कि इन फैसलों को करेगी। सो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना नेगेटिविटी के साथ देखना चाहिए। अच्छा कितनी ताकत या कितना एम्पावर करना है ये तो बात की जा सकती है, बट ये कहना कि जी ये सरासर फैसला आईएमएफ की वजह से किया गया, ये आई थिंक ओवररेटेड अच्छा, ये स्टेटमेंट है। ओवररेटेड है। माइजा, आपने सुना क्या इस एक्सप्लेनेशन से? आप मुतमईन हैं जो राबिया दे रही हैं? मुश्किल है कि देखें रिदा, बात ये है कि अवाम को तो ये पागल बना सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, जो अवामी वोट लेके आए हैं, उनको पागल नहीं बना सकते। पहली बात तो ये है कि जो स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किया, ये परसेप्शन कम्प्लीटली एंड अटरली गलत है। ये एक स्टेट विद इन द स्टेट क्रिएट की जा रही है। अच्छा, और वो कैसे? जो है हाँ वो आप एक्सप्लेन करें ना। हाँ स्टेट विद इन द स्टेट क्रिएट की जा रही है। दूसरी बात ये है कि ये आईएमएफ जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा है, ये लोगों को कुछ जो लोग हैं उनको उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे हैं। और ये लोग जो हैं, जब ये बिल पास होगा सीपीआई की तरफ से, उस वक्त जो है लोगों के नाम सामने आ जाएंगे, आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। अच्छा, तीसरी बात ये है कि लोग अंधे नहीं हैं। जब ये बिल पेश किया गया उस वक्त काबीना के अंदर कोई डिबेट नहीं हुई और इस बिल पे, और दूसरी बात यह है कि इस बिल की कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी। और तीसरी बात यह है कि ये बिल 15 मिनट में पास हुआ। लेकिन माइजा हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि काबीना में भी तहफ्फुजात थे इस हवाले से, जो स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी का मामला है। जी, तो 15 मिनट में ये बिल पास हुआ। तहफ्फुजात हो या ना हो, ये किसके कहने पे 15 मिनट पे बिल पास हुआ, इतनी जल्दी में बिल पास किया गया, ये तो अब इनसे पूछा जाए जो पीटीआई वाले हैं। तो बात ये है कि देखें, अगर बिल जो है 400 पेजेस का है और उसको पढ़ा ही नहीं गया और उसको 15 मिनट में पास कर दिया गया है, तो किसी के हुक्म से किया गया है ना, ऐसे तो नहीं किया गया। अवाम का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। दूसरी बात ये है कि इसके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर हम सवाल उठाएंगे कि इसके क्या गोल्स हैं। इसके ना कोई गोल है और ना कोई ऑब्जेक्टिव है। तीसरी बात ये है कि क्लॉज है इसकी 52A, वो कहती है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ एंड इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी का आपको पता है, आप जर्नलिस्ट हैं और बड़ी मतलब एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है, आपको पता है इसका मतलब है प्रोटेक्शन। जब आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं डिसीजन देने वालों को, पीछे से भी और आगे से भी, तो वो उनकी मर्जी है, उनकी मंशा है कि वो जो मर्जी करें, उनको किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं। मैं जवाब दूंगी इसको। तीसरी बात ये है कि जो आप केएससी बैंक पहले जो है, जो हजार रुपए में पिछले साल आई थिंक ये जो बिका था, वो एक ट्रांसपेरेंट डील नहीं थी। इसी तरह ये भी कोई ट्रांसपेरेंट डील नहीं है जो आईएमएफ का ये जो स्टेट बैंक को अलग करना है और उसको मुख्तार करना है। तो ये एक आई वॉच है और ये आई वॉच जो है उसका आपको सामना करना पड़ेगा जब ये बिल पास होगा। ये ठीक है, सही है। मैं मेरे पास टाइम क्योंकि ख़त्म है, मैं इस्माइल राव साहब आपसे सिर्फ लास्टली जाऊंगी कि ये फिर आप लोगों ने ये हुकूमत अगर इतनी नालायक थी, वो माइजा वाला मैं सवाल आपकी तरफ ले जाती हूँ, तो फिर पीडीएम में इख्तिलाफात क्यों होंगे? और अब जो शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने वो किया जो पार्लिमानी उसूलों के खिलाफ है, तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो है ये जीत आप लोग की हुई है? देखें,
पीडीएम एक इत्तेहाद है, एक इलेक्शन अलायंस भी नहीं है, एक इत्तेहाद है। इत्तेहाद अच्छा मौलाना फजल रहमान साहब, और बात अगर सुने ये मेरी। जाते हैं इस्तीफा मैं देने, आप मैं लोग जाएंगे साथ? अभी ये बता दें। अभी भी मैं जो हाँ। बात करूं कि पीडीएम का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, जो वन पॉइंट एजेंडा था, वो यही था कि इस जो हुकूमत जो थोपी गई हुकूमत है, जो सिलेक्टेड हुकूमत है, उससे जान आज़ाद करानी है इस मुल्क की, इसके अवाम की। वो एजेंडा इस वक्त भी कायम है। वो इस तो वक्त पीपल्स इस्तीफे पार्टी, का वो ऑप्शन तो इस था वक्त ना, मौलाना फजल पीपल रहमान साहब ने कहा इस्तीफे मेरी का बात, ऑप्शन वो था। इस वक्त भी हाँ। पीपल्स पार्टी की तरजीह है, और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है, और पीपल्स पार्टी का ऑब्जेक्टिव है। दूसरी पीडीएम की जमायतों का इस्तीफों भी के है। लिए जाएंगे है अगर जाते हैं तो तो? ये तो मैंने कहा ना, जो भी इश्यूज हैं, हमने तो पहले भी कहा कि जब ये फैसला होगा करना है, जब पीडीएम का इजलास होगा, तो उसमें बैठेंगे, बात करेंगे। हमारा ठीक जो है। व्यू पॉइंट है, हमारा जो मैं मौक़िफ़ एक है, सिर्फ इस स्टांस पे है, वो जवाब हम देना देंगे। चाहूँ। माइजा वन लाइनर में सिर्फ ये बता दें, क्या ऐसे ही है पीडीएम में, मतलब इस्तीफों के लिए आप लोग जाते हैं, ये फिर जाएंगे आपके साथ? क्या नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, ये तो आप पीपल्स पार्टी से जान सकते हैं कि क्या नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी को। नहीं, आप लोगों ने देखिए, आज कहा है ना, पीपल्स पार्टी ने वो किया जो पार्लिमानी उसूलों के खिलाफ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है ये। देखिए, पार्लिमानी असूलों के खिलाफ इस तरह है कि देखिए कि असूलों की सियासत और मुफादात की सियासत में एक लकीर जो है वो दरमियान में सामने आई है पिछले दिनों में, जिसमें जो असूलों की सियासत करते रहे हैं वो जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनते रहे हैं। वो हमजा शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, दीगर रहनुमा जो हैं वो PMLN के वो जो है उनको तोड़ने की कोशिश की गई PTI की तरफ से, पुरजोर कोशिश की गई नैब की तरफ से, लेकिन हम नहीं टूटे और हम लोग अपने असूलों पे कायम रहे, और पीडीएम को हमने इंटैक्ट रखा, और अवाम हमारे साथ वो साथ थी, और हमारे और ठीक है। पूरी तरह साथ थी। और वो आपने देखा कि डक्का के इलेक्शन में चारों हलकों में बाय इलेक्शन में PMLN चल जीती। ठीक अब ठीक। दूसरी जो हाँ। है दूसरी जो सियासत है वो अगर मुफादात की देखी जाए तो एक छोटा सा ओहदा था जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया। तो ठीक है, आप बगैर समझ रहे हो BBL फॉर्म कॉम्प्रोमाइज बोर्ड किया है, कॉम्प्रोमाइज हुआ। ठीक है राबिया। देखिए, मैं सिर्फ इतना एक कहना एक बात। चाहूँगी हाँ, कि आपने बेसिकली आप बार बार सिलेक्टेड कहते हैं, तो मुझे लगता है, और फिर पीडीएम इसको यूसुफ रज़ा गिलानी को या हमारे हफीज़ शेख साहब को बाहर जाने को अपनी जीत समझती है। तो मेरे ख्याल से एक रिजेक्टेड पर्सन जो कि सेनेट के चेयरमैन की पोजीशन को आए कर रहे थे, वो उतर के नीचे आके अब अपोजिशन लीडर बन गए हैं। ठीक है, एक रिजेक्टेड पर्सन ऑपोजिशन लीडर की पोस्ट को अगर अपनी कामयाबी समझती है, तो मेरे ख्याल से पीडीएम ने अपनी जीत का बेंचमार्क बहुत लो कर दिया है। ओके। बहुत ही नीचे आ गए। तो इसलिए और दूसरी बात ये कि जब कंसेंसस ही गोल्स कॉमन नहीं होंगे, तो फिर मफाद के ऊपर फैसले किए जाएंगे ना, और सर्टनली उसूल तो फिर पीछे ही चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में जो मसले की और कॉम्प्रोमाइज़ की सियासत नहीं करता, वही इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनता है। तो मतलब आप अग्री और कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स अग्री पार्टी, कर रहे हैं? जितनी पाकिस्तान ठीक। पीपल्स पार्टी इंतकामी कार्रवाइयों की, पाकिस्तान की सियासत में जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान निशाना पीपल्स बनते पार्टी रहे। से के खिलाफ हुई हैं, जो पीपल्स पार्टी की क़यादत जितने निशाना बनी है, उतना कोई और नहीं। ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। बहुत शुक्रिया माइजा आपका, इस्माइल राहू साहब आपका, राबिया असफर आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपके सामने तीनों जमातों के मौक़िफ़ रखे हैं दोनों मामलात पे, पीडीएम का जो मामला है और जो काबीना में चेंजेस हो रही हैं, क्या उसके बाद कुछ अब नई तब्दीली आएगी? क्या हम्माद अजहर साहब प्राइस में कमी ले आएंगे? क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा? क्या चीज़ें बेहतर हो जाएंगी माशी लिहाज से? क्या IMF के मामलात और ख़ासतौर पर स्टेट बैंक के को जो आज़ाद करने के हवाले से जो मामलात हैं, उसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं खुद मुख्तारी के स्टेट बैंक की, क्या उस हवाले से सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस कर दिया जाएगा? ये आइंदा आने वाले दिनों में ही पता चल सकता है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।